हेलो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, मोल कॉन्सेप्ट हम उसकी शीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं विच इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किसे कहते हैं, पहले इसी की बात करते हैं। इनफैक्ट ये भी एक मोल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है, इसको हमने बाइफरकेट कर लिया। अदरवाइज आप एनसीईआरटी बुक से देखोगे तो जो टॉपिक है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें मोल कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी आ जाती है। तो एनसीईआरटी में इस नाम से आपको कहीं पर कोई अलग से टॉपिक नहीं दिखने वाला है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, आपको शायद कुछ टर्म्स पता है, जैसे मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। पर्पस क्या है इनका, पहले वो समझते हैं, फिर वापस से मैं नोट करवाऊंगा और कौन कौन सी टर्म्स होती है। तो इनका पर्पस क्या है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का। तो जनरली हमारे पास क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। मोस्टली सब्सटेंस प्योर नहीं होते हैं, इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस मिक्स होते हैं। लेट से आपने कैल्शियम कार्बोनेट का एक सैंपल लिया, अब वो 100% प्योर नहीं है, तो उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी है और उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ भी है। तो अगर हमें उसमें ये बताना है कि उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं 20% बाय मास, 50% बाय मास, ये एक तरीका हुआ। तो किसी मिक्सचर के अंदर किसी कंपोनेंट की कितनी अमाउंट है, वो एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। इसके हेल्प से हम एक मिक्सचर के अंदर किसी कंपोनेंट की अमाउंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, इसकी। Concentration terms are used to define या डिफाइन काट के यूज टू एक्सप्रेस कर दीजिए, यूज टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इन ए मिक्सचर, used to express the amount of a substance in a mixture। अब बात आती है मिक्सचर की। तो मिक्सचर की जहाँ तक बात है, तो हम सबको पता है हम दो तरह के मिक्सचर्स की बात करते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इधर लिख देता हूँ, हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये दो तरह के मिक्सचर होते हैं। राइट नाउ होमोजीनियस मिक्सचर की, यानी होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जिसमें थ्रू आउट यूनिफॉर्मिटी हो, वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। इवन मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा है सॉल्ट और शुगर को मिक्स कर दो तो वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है। होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप सेपरेटली अलग अलग नहीं देख सकते हो। पानी में शुगर आप डालते हो, शुगर जो है डिसॉल्व हो जाती है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। पानी में हम सॉल्ट डाल रहे हैं, वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो खैर अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं कहूँ तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जहाँ थ्रू आउट यूनिफॉर्मिटी हो, एक जैसा, होमोजीनियस। और इन्हीं होमोजीनियस मिक्सचर को हम और क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। वैसे नॉर्मली सॉल्यूशन बोलने पर ऐसा लगता है कि हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं ऐसा नहीं है। कोई भी दो सब्सटेंस का मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें एयर टू सम एक्सटेंट, ठीक है, इसमें डस्ट पार्टिकल है, उनको हम हटा देते हैं इस तरह से, तो एयर भी एक सॉल्यूशन है, मिक्सचर है गैसेस का। अलॉय, सॉलिड्स मिक्स करते हो आप, अलॉय भी एक तरह का सॉल्यूशन है। राइट तो जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन मतलब लिक्विड स्टेट ही हो, सॉल्यूशन मतलब गैसेस स्टेट भी हो सकती है, सॉलिड स्टेट भी हो सकती है, लिक्विड स्टेट भी हो सकती है। तो सॉल्यूशन, अब यहाँ पर फर्दर होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन, इसकी अगर हम बात करें तो किसी भी मिक्सचर के अंदर मिनिमम दो कंपोनेंट्स तो होनी चाहिए, बट दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर दो कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट्स, तो इसे क्या बोला जाता है, बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी। अगर तीन कंपोनेंट है तो टर्शरी। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी भी यूज होती, बाइनरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी जिसमें चार कंपोनेंट होते हैं, उसके आगे मुझे नहीं पता और क्या वर्ड्स यूज होते हैं, बट बाइनरी, टर्शरी, क्वाटरनरी ये वर्ड्स हम यूज करते हैं। वैसे ज़्यादातर अभी हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी सॉल्यूशन की ही हम
बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम यानी जिसमें कितने कंपाउंड होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। अब अगर मैं बाइनरी मिक्सचर की बात करता हूँ, बाइनरी सॉल्यूशन या मिक्सचर, तो इसमें 2 कंपोनेंट होंगे और जनरली हम इसमें से एक को बोलते हैं सॉल्यूट और एक को बोला जाता है सॉल्वेंट। अब इसकी बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आई थिंक बहुत कह सकते हो आसान सी टर्म, और ये भी शब्द हमें पता है हम सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट। कैसे डिसाइड करते हो, बहुत सारी डेफिनेशन, कैसे डिसाइड किया जाता है कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। बट मैं आपको बताऊं ये अच्छा खासा कंफ्यूजिंग है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है डिफाइन करना ये आसान काम नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं ये वर्ड्स जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, हमने इनको इंट्रोड्यूस किया है। क्यों इंट्रोड्यूस किया पहले मैं ये बताता हूँ आपको, क्यों इनको इंट्रोड्यूस किया पहले ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे एक मिक्सचर है, अब मिक्सचर में हमें पता है 2 कंपोनेंट या 3 जो भी कंपोनेंट होंगे, तो जनरली हम क्या बोलते हैं, एक ए कंपोनेंट या बी कंपोनेंट, एक्स या वाई, इस तरह की वर्ड्स यूज़ करते हैं ना। ए और बी 2 कंपोनेंट है, एक्स और वाई 2 कंपोनेंट है, इस तरह की हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो रादर देन ए और बी, एक्स और वाई ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करें, जैसे होता है ए और बी जब आप बोलते हो 2 कंपोनेंट है तो कोई रूल होता है कि नहीं इसे ए बोलना और इसे बी बोलना है, या क्या हम कभी ऐसे बोलते हैं कि इस मिक्सचर में 2 कंपोनेंट है एक्स और वाई, तो नहीं आप इसे एक्स बोलोगे और इसे वाई बोलोगे, ऐसा कोई रूल होता है क्या? नहीं होता, कोई रूल नहीं होता। आपकी जैसे इच्छा हो आप एक्स कह दो, किसी और का आप वाई कह सकते हो। तो सिमिलरली अगर कोई मेरे पास मिक्सचर है तो उसमें 2 कंपोनेंट है, तो एक को हमने कह दिया सॉल्यूट, दूसरे को हमने कह दिया सॉल्वेंट। सुन के थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि सर समझ में नहीं ये बात, क्यों नहीं आई वो मैं बताता हूँ, बट ये याद रखना मैंने जो भी कहा है। पहले मैं आता हूँ जो आपको पता है। नॉर्मली आप क्या बोलते हो, जो नॉर्मल परसेप्शन है कि सॉल्यूट वो होता है जिसकी अमाउंट कम होती है, सॉल्वेंट वो होता है जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। ये एक जनरल डेफिनेशन हम यूज़ करते हैं, विच इज़ लेस इन अमाउंट solvent which is more in amount। लेकिन अब यहां पर भी कंफ्यूजन है। जैसे लेट्स से आपने 50 ग्राम ग्लूकोज लिया और इसको 50 ग्राम वाटर में मिक्स कर दिया। अब मुझे बताओ कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट? दोनों का मास तो सेम है। तो फिर बहुतों को यहां पर क्या लगता है कि सर मास ग्राम में नहीं, मोल्स की टर्म में आप अमाउंट चेक करो, जिसके मोल्स कम है, क्योंकि यहां तो केवल अमाउंट वर्ड लिखा हुआ है। अमाउंट तो ग्राम में भी मेजर कर सकता हूं, अमाउंट मोल्स में भी मेजर कर सकता हूं, यहां तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो फिर हम क्या करते हैं, मोल्स में कर दो। कि मोल्स में क्यों, ग्राम में क्यों नहीं? ये भी तो तरीका हो सकता है। तो अगर आप कहोगे नहीं मोल्स में मेजर करो, तो मैं फिर से पूछ लूंगा एक और क्वेश्चन, 1 मोल ग्लूकोज प्लस 1 मोल वाटर। अब बताओ, अब यहां पर सॉल्यूट कौन और सॉल्वेंट कौन? फिर फंस गया। तो फिर बहुतों के पास एक डेफिनेशन और होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं सर ये डेफिनेशन नहीं, अमाउंट वाली एक दूसरी डेफिनेशन है। क्या है कि जो सॉल्वेंट होता है और जो सॉल्यूशन होता है ना, उसकी सेम फिजिकल स्टेट होती है, यानी सॉल्यूशन की वही फिजिकल स्टेट होती है जो सॉल्वेंट की है। तो यहां पर सॉल्यूशन जो बनेगा वाटर है, लिक्विड है, तो ये H2O सॉल्वेंट होगा, ऐसा भी कहा जाता है। तो चलिए उसी पे एक और क्वेश्चन पुट अवर, 50 ग्राम अल्कोहल, ये भी लिक्विड होता है, सबको पता है, और 50 ग्राम वाटर, ये भी लिक्विड होता है। दोनों का मास सेम है, दोनों की फिजिकल स्टेट भी सेम है। अब बताइए कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट? फिर फंस गए। मैं आपको बताऊं तो आप कोई सी भी डेफिनेशन यूज कर लीजिए,
एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर सकते, जहाँ आप फंस जाओगे। फिर आपको लगेगा ये नहीं, ये वाली डेफिनेशन ले लेते हैं, तो दूसरी डेफिनेशन भी कहीं ना कहीं फंस जाएगी। फिर आप कोई और डेफिनेशन लोगे तो वो कहीं और फंस जाओगे। इनफैक्ट देखा जाए तो हमें इस तरह से कोई जरूरी नहीं डिफाइन हम करें। ये तो एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी थी। हुआ क्या, जैसे मैं फिर से उसी पॉइंट पर आता हूँ कि मिक्सचर में दो कंपोनेंट है, एक ए दूसरा बी। रादर देन ए और बी, एक को हमने कह दिया सॉल्यूट, दूसरे को हमने कह दिया सॉल्वेंट। आप अगर आपकी इच्छा आप किसे सॉल्यूट कहते हैं किसे सॉल्वेंट कहते हो, आप गलत नहीं हो। मैं कहता हूँ ये दो सब्सटेंस का मिक्सचर है, ए और बी का, मैं ए को सॉल्यूट बोलता हूँ, आप बी को सॉल्यूट बोल रहे हो, गलत कोई भी नहीं है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, राइट। पानी में NaCl आप पानी में डाल रहे हो, आपकी इच्छा तो NaCl को सॉल्यूट बोलो, आपकी इच्छा तो वाटर को सॉल्यूट बोलो। हाँ, सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन गलत कुछ भी नहीं है, राइट। हाँ, लेकिन गलत तो खैर कुछ भी नहीं है, आपकी इच्छा हो जिसे आप कह सकते हो, बट इन जनरल हम कैसे सोचते हैं, मैं वापस अब उस पर आ रहा हूँ। यानी इन जनरल अब हम जब सोचेंगे तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर आपके सामने आते हैं और आपसे कोई यहाँ पर ये पूछता है कि बताओ इसमें से सॉल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा है, तो आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है। आपको ये बोलना है कि आपकी इच्छा हो जिसे सॉल्यूट कह दो, आपकी इच्छा हो जिसे सॉल्वेंट कह दो। लेकिन हाँ, जनरली होता क्या है, हम इस लॉजिक को यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए मैं कुछ ऐसा कह दूं कि 5 ग्राम ग्लूकोज है प्लस 100 ग्राम वाटर, तो इसकी अमाउंट कम है, इसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो ठीक है, आप कह सकते हो बाई मास भी कम है, इवन बाई मोल्स भी निकालोगे तब भी कम है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप किसी भी तरह से अमाउंट को मेजर करो, ग्लूकोज कम है तो हम कोई कन्फ्यूज़न नहीं, आप इसे सॉल्यूट बोलिए, इसे सॉल्वेंट बोलिए, क्योंकि बाई मास भी कम है, बाई मोल्स भी कम है। तो अगर ऐसे सिंपल से केसेज है तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। या मैं कहता हूँ कि यहाँ सॉल्यूट कौन है तो आप बता सकते हो ग्लूकोज है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल मैं ये वाला लेकर आपसे पूछता हूँ कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, तो ये कन्फ्यूजिंग है। कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो अल्कोहल को सॉल्यूट बोल सकते हो, आप चाहो तो वाटर को बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को अवॉइड करना है। इन जनरल आपसे कोई पूछे कि व्हाट सॉल्यूट किसे कहेंगे, तो आंसर शुड बी विच इज़ लेस इन अमाउंट। मोस्टली ये डेफिनेशन यूज़ हो जाएगी। जहाँ ये डेफिनेशन नहीं यूज़ कर पा रहे हो वहाँ पर आप चाहो जिसे सॉल्यूट बोल सकते हो, चाहो जिसे सॉल्वेंट बोल सकते हो। तो ये तो बात हुई सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिफाइन होते हैं। नाउ वापस से मैं आ रहा हूँ, सॉल्यूशन कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन है, उसके दो कंपोनेंट है और उसमें से किसी एक की अमाउंट को हमें एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो अब बहुत अलग अलग तरह की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जो कि हम यूज़ करते हैं, तो वन बाय वन करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इज़ परसेंटेज W by W। परसेंटेज W by W, जिसे परसेंटेज बाय मास भी बोला जाता है। खैर बहुत सिंपल सी है, आपको ऑलरेडी ये पता भी है। जैसे 40% W by W NaOH, क्या मीनिंग होता है इसका? मैं इसे ऐसे बोलता हूँ, इसको रीड करिए। जब मैं कहता हूँ कि इसको रीड करिए तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे ही रीड करते हैं, 40% W by W NaOH। नहीं, ये रीड करना नहीं हुआ। रीड क्या करना है वो मैं बताता हूँ। लिखा हुआ ये है, बट आप इसको कैसे रीड करोगे, आप इसको ऐसे रीड करोगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम NaOH। ये है रीड करना, इसे हम कहेंगे रीड करना। 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम NaOH। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो NaOH कितने ग्राम होगा, 40 ग्राम। बट इसका मतलब ये नहीं कि राइट नाउ हमारे पास 40 ग्राम NaOH है। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 40 ग्राम NaOH होगा। अगर यही आपके पास 200 ग्राम सॉल्यूशन है तो NaOH 80 ग्राम होगा, 300 ग्राम है तो 120 ग्राम होगा। तो ये केवल आपको 100 ग्राम में अमाउंट बता रहा है, ये नहीं कि राइट नाउ हमारे पास इतनी अमाउंट है। NaOH हमारे पास कितना है वो तब पता चलेगा जब हमें ये पता होगा कि हमारे पास सॉल्यूशन कितना है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर हमें NaOH पता चल गया,
एक कंपोनेंट की अमाउंट। अगर दो ही कंपोनेंट है, बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि NaOH, और ये कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, इन जनरल हम एक्वस सॉल्यूशन ही यूज करते हैं, तो कह सकते हो कि जो रिमेनिंग मास होगा सॉल्वेंट जो भी है, जिसे मैं सॉल्वेंट बोल रहा हूँ, तो वो कितना हो जाएगा 60 ग्राम। पानी कह सकते हो आप इन जनरल, तो 60 ग्राम। तो यहाँ से हमें 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी NaOH और वाटर, इनकी अमाउंट पता चल गई। इनकी अमाउंट हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 100 ग्राम में इतना है, फिर आप यूनिटी लगा सकते हो, 200 ग्राम में इतना होगा, 300 ग्राम में इतना होगा, 400 ग्राम में इतना होगा, 10 ग्राम में कितना होगा, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो दिस इज परसेंटेज W/W कि 100 ग्राम के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट होगा। ध्यान रखना, इसे मैं बोलता हूँ रीड करना। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये लिखा हुआ है और मैं आपसे पूछता हूँ कि इसे रीड करो, आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको ये नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम H2। नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं, परसेंटेज W/V। परसेंटेज W/V 40% W/V NaOH, 40% W/V NaOH। इसका क्या मतलब हुआ, अब W/V यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 ml सॉल्यूशन। अब की बार सॉल्यूशन की अमाउंट को हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ml में, कंटेंट्स 40 ग्राम NaOH। 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम NaOH। और ये सेंटेंस पूरा बोलना है। बहुतों की आदत क्या होती है, 100 ग्राम में 40 ग्राम, ये क्या है, 100 ग्राम इंपॉर्टेंट, ये वर्ड सॉल्यूशन आना चाहिए यहाँ पर। 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम NaOH। अब यहाँ पर 100 ml में अमाउंट पता चल रही है। अब कोई जरूरी नहीं कि 100 ml का मास 100 ग्राम हो, ये मिक्सचर है, इसके पानी प्योर होता तो कह सकते थे डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होगी, लेकिन ये तो सॉल्यूशन है, इसकी डेंसिटी हमें नहीं पता। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का मास हमें नहीं पता है, हाँ, लेकिन उसके अंदर 100 ml के अंदर सॉल्यूट का मास पता है। तो यहाँ पर अब हम सॉल्वेंट का मास फाइंड आउट नहीं कर सकते कि सॉल्वेंट कितने ग्राम होगा, वो हमें नहीं पता है, क्योंकि उसके लिए हमें किसका मास पता होना चाहिए, सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए, तब जाके आप सॉल्वेंट का मास निकाल पाओगे। हाँ, निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें इस सॉल्यूशन की क्या पता होनी चाहिए, डेंसिटी। लेट्स से मैं आपको दूं, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी लेट्स से मैं देता हूँ 1.2 ग्राम पर ml। अब आप सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हो। मास कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन का, वॉल्यूम जो कि कितना 100 ml इंटू 1.2, तो ये मास कितना आ जाएगा 120 ग्राम। ये सॉरी गलत लिख दिया मैंने, $120 ग्राम सॉल्यूशन। और अब आप इससे किसका मास निकाल सकते हो, सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हो, जो कि कितना हो जाएगा 120 ग्राम में से NaOH कितना है 40, तो 120 माइनस 40 यानी 80 ग्राम। तो इसके लिए सॉल्वेंट का मास अगर आपको यहाँ पर निकालना है तो सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन होनी चाहिए। ये मैंने लिखा हुआ है, ये आपको गिवन होनी चाहिए, कुछ फैक्ट नहीं था, गिवन। ये गिवन है तो आप सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हो। फिर से ये कहूँगा 100 ml में 40 ग्राम है, 200 ml होगा तो 80 ग्राम, 50 ml होगा तो 20 ग्राम, 25 ml होगा तो 10 ग्राम। तो अगेन यहाँ पर हमें नहीं पता NaOH कितना, ये बता रहा है कि 100 ml में इतना NaOH होगा। देन ये थी सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म। थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर आते हैं। परसेंटेज V/V। परसेंटेज V/V, लेट्स से 20% V/V O2 in air, 20% V/V O2 in air। मतलब क्या हुआ
यहाँ पर अब दोनों ही V है, वॉल्यूम यानी 100 ml एयर, एयर एक तरह की क्या है, सॉल्यूशन है, एयर कंटेन्स 20 ml O2। हाँ, यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि एयर के अंदर केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो 20 ml अगर ऑक्सीजन है तो रिमेनिंग क्या होगी, नाइट्रोजन, कितने ml हो जाएगी, 100 ml। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का वॉल्यूम पता चल रहा है, मास नहीं पता चल रहा है। अगर आपको मास निकालना है तो या तो डेंसिटीज पता होनी चाहिए इंडिविजुअल, या फिर कह सकते हो PV = nRT से हम बात करें तो PV = nRT से वॉल्यूम पता है, प्रेशर टेम्परेचर पता होना चाहिए, जिससे हम मोल्स निकाल सकते हैं, और मोल से क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। तो या तो प्रेशर टेम्परेचर कुछ पता हो ताकि वॉल्यूम से मोल्स और फिर मोल से हम मास निकाल सकें। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम पता चल रहा है, यहाँ पर मास पता चल रहा है, यहाँ पर एक का मास और एक का वॉल्यूम। इसको ऐसे बोला जाता है, ये मास बाई मास रिलेशनशिप है, ये मास बाई वॉल्यूम रिलेशनशिप है, और ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रिलेशनशिप है। तो ये तीन कैटेगरीज है, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, राइट, जिसमें हम हर एक के अमाउंट को किसी को मास में या समटाइम्स वॉल्यूम में हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ ये तीन बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जिनको हम यूज करते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट अलग, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और भी बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिफाइन की गई। तो वो और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी वो मैं अब बता रहा हूँ। जैसे 4th वन ग्राम पर लीटर, क्या है पहले देखते हैं। लिखा 40 ग्राम पर लीटर NaOH। इसी से समझ में आ रहा, ग्राम पर लीटर से ही समझ में आ रहा है कि क्या मतलब होगा इसका। 1 लीटर यानी 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम NaOH। अब यहां पर 1000 ml में 40 ग्राम है। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हो तो डिफरेंस केवल क्या है, परसेंटेज W/V 100 ml में आपको अमाउंट बता रहा है, पर 100 ml, ये पर 100 ml की जगह पर 1000 ml अमाउंट बता रहा है, इतना ही डिफरेंस है। ये पर 100 ml बताता है, ये पर 1000 ml बता रहा है, ये डिफरेंस है। जैसे होता है ना परसेंटेज, वो विथ रेस्पेक्ट टू 100 होता है, फ्रैक्शन वो विथ रेस्पेक्ट टू 1 होता है। 20% है, फ्रैक्शन निकालोगे तो 0.2 आ जाएगा, वही यहाँ पर भी है। 1000 ml में 40 ग्राम। अब आप चाहो तो ग्राम पर लीटर से इजीली परसेंटेज W/V निकाल सकते हो, आपको केवल यूनिटरी लगानी है। यूनिटरी कैसे लगानी, 1000 ml के अंदर कितने ग्राम है, 40 ग्राम, तो 100 ml के अंदर कितना होगा, 4 ग्राम। आई थिंक बहुत आसान है, कितने ग्राम, 4 ग्राम। तो परसेंटेज W/V कितना हो जाएगा, परसेंटेज W/V 4%। परसेंटेज W/V विल बी 4%, 100 ml में 4 ग्राम, राइट। इनफैक्ट आप हमेशा कह सकते हो, लॉजिकल भी है, 100 ml में अगर कोई x ग्राम है तो 1000 ml में वही क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 10x। या उल्टा चले, 1000 ml में कोई x ग्राम है तो 100 ml में कितना होगा, x/10। यानी हमेशा आप कह सकते हो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो 10 के फैक्टर का होगा। ग्राम पर लीटर हमेशा परसेंटेज W/V से 10 टाइम्स ज़्यादा होगा। ये रटना नहीं है, समझना है इस चीज़ को, ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला लिखा हो तो रट लो। 10 टाइम्स परसेंटेज W/V। लेकिन ये कोई फिक्स थोड़ी, जैसे मैंने लीटर के लिए डिफाइन कर दिया, हो सकता है कल कोई ग्राम पर किलो लीटर टर्म डिफाइन कर दे। किलो लीटर मतलब कितना, 1000 लीटर, तो ग्राम पर किलो लीटर लिखा हुआ, इसका मतलब पर 1000 ml अमाउंट आप बता रहे हो। तो इस तरह से भी हो सकता है, किलो लीटर जैसे हम यूज़ करते हैं, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, है क्या ये सब, उसी तरह से लीटर, किलो लीटर, मेगा लीटर, इस तरह की वर्ड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो पर 1000 ml हम अमाउंट बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये भी कौन सा रिलेशन हुआ, मास बाय वॉल्यूम। ये भी कौन सा था, मास बाय वॉल्यूम। एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, आगे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन इतनी तो परसेंटेज W/V बताओ, ग्राम पर लीटर में इतनी तो परसेंटेज W/W बताओ। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म जो कि अगर ये मास बाय वॉल्यूम है
और ये भी मास बाय वॉल्यूम है, तो एक मास बाय वॉल्यूम को मास बाय वॉल्यूम में ही कन्वर्ट करना है, तो डेंसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इससे ये फाइंड आउट कर सकते हो, इससे ये फाइंड आउट कर सकते हो, डेंसिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ग्राम पर लीटर से परसेंटेज W/W निकालना है या परसेंटेज W/W से ग्राम पर लीटर निकालना है, तो आपको डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट किया, यहाँ पर आप इससे मैंने डेंसिटी आपको दे दी, डेंसिटी दे दी, उससे आपको क्या पता चल गया, सॉल्यूशन का मास। अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन का मास पता है, मैं परसेंटेज W/W फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? 40 ग्राम में कितने ग्राम सॉल्यूशन में, 120, यूनिटरी लगा रहा हूँ, 120 ग्राम में 40 ग्राम, तो 1 में कितना होगा, 40 डिवाइडेड बाय 120, तो 100 में कितना होगा, इंटू 100, 100/3। ये क्या आ गया, परसेंटेज W/W। लेकिन ये तब आया जब हमारे पास इस सॉल्यूशन की क्या थी, डेंसिटी पता थी। तो डेंसिटी पता होनी चाहिए, मास बाय मास को मास बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता होनी चाहिए। और अभी समझ में आएगा, आगे हम अभी और क्वेश्चन करेंगे। ये थी 4th कॉन्सेंट्रेशन टर्म, 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं, 5th ppm। ppm ये क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। इसके हम दो केसेस लेंगे, केस 1 फॉर सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर, और केस 2 जो होगा फॉर गैसेस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल 200 ppm कैल्शियम कार्बोनेट, 200 ppm कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मतलब हुआ इसका, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन आप सबको पता है 10⁶, तो पार्ट्स पर मिलियन। अगर ये सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर है तो ग्राम्स की टर्म में हम बात करते हैं, तो 10⁶ ग्राम मिक्सचर सॉल्यूशन कंटेन्स 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। यानी ये भी कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट बता रहा है, बट पर मिलियन, यानी पर 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन कैल्शियम कार्बोनेट केवल कितना है, 200 ग्राम, यानी बहुत कम। यस, जनरली ये टर्म तभी यूज़ हम करते हैं जब सॉल्यूट जो है वो बहुत कम है, बहुत कम है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर आप पर 100 ग्राम अमाउंट निकालोगे तो वो बहुत कम आएगी, बहुत कम आएगी, तो उसको एक्सप्रेस करना या बोलने में प्रॉब्लम होती है। ये कौन सा रिलेशन हुआ, मास बाय मास, ये भी मास है, ये भी मास है, तो मास बाय मास में अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो हमें डेंसिटी की ज़रूरत नहीं है, और आसानी से कर सकते हो। कैसे, फिर से यूनिटी लगाओ, 10⁶ ग्राम में 200 ग्राम, तो कह सकते हो 100 ग्राम में कितना होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स कितना हो जाएगा, 200 डिवाइड बाय 10⁶ इंटू 100, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.02, जिसे आप क्या कह सकते हो, परसेंटेज W/W, वही 0.02। या तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा 0.02% W/W कैल्शियम कार्बोनेट, या इसकी जगह आसानी से आप बोल सकते हो 200 ppm। जनरली पॉइंट्स को अवॉइड हम करते हैं, तो ये भी एक तरह की कॉन्संट्रेशन टर्म है। आप जैसे मैंने यहाँ पर ppm डिफाइन की, आप और कौन सी टर्म डिफाइन कर सकते हो, आप चाहो तो पार्ट्स पर बिलियन, ये एक और टर्म डिफाइन कर सकते हो। ये 10⁻6 ग्राम है, ये पर 10⁹ ग्राम हो जाएगी, पर 10⁹ ग्राम हो जाएगी। तो ये कोई फिक्स नहीं कि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वही टर्म्स एग्जाम में आएगी, आपको थोड़ा सोचना होगा। हाँ, ये टर्म्स आप सबको पता है, मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, लीटर क्या होता है, किलो लीटर क्या होता है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। तो इस तरह के माइनर चेंजेस वहाँ पर हो सकते हैं, तो हमें समझना होगा, रटना नहीं होगा। अगर हम रटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हमें इस चीज़ को समझना होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने परसेंटेज W/W फाइंड आउट कर लिया, यानी आप इजीली इससे ये फाइंड आउट कर सकते हो। उल्टा आ सकते हो, आप परसेंटेज W/W से ppb में कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, ppm में कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। क्या करना है, यूनिटरी लगानी है। यूनिटरी कैसे लगानी है, 100 ग्राम में 40 ग्राम, तो 1 में कितना है, तो 10⁶ ग्राम में कितना होगा, 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10⁶। इनफैक्ट यहाँ पर भी आप कह सकते हो ये 100 ग्राम है, ये 10⁶ ग्राम है, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 10⁴ का, यही हुआ, 10⁴ का डिफरेंस हुआ है। ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, 10⁴ से। यानी यहाँ पर भी आप चाहो तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, पार्ट्स पर मिलियन
इक्वल्स टू 10⁴ इंटू परसेंटेज W/W। हाँ, लेकिन यही अगर गैसियस मिक्सचर है तो जनरली फॉर गैसियस मिक्सचर (200 ppm CO2 इन एयर, तो यहाँ पर ml आ जाएगा और कुछ नहीं, 10⁶ ml एयर कंटेंस 200 ml CO2। जनरली आपने नोटिस किया होगा कि जो पॉल्यूशन होता है वो हम ppm में, ppb में इसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो इन जनरल ये फॉलो किया जाता है। गैसेस मिक्सचर के लिए हम ml यूज़ करते हैं या सॉलिड और लिक्विड के लिए हम ग्राम यूज़ करते हैं। कोई चेंज भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, आपकी इच्छा, आप कैसे डिफाइन करना चाहते हो, बट इन जनरल हम ये टर्मिनल ये इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। तो ये था पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है वो मैंने एक्सप्रेस किया, कुछ भी नहीं है, सीधा सा फिर कहूँगा पर 10⁶ ml। ठीक है, लेकिन अब आते हैं कुछ और कॉमन टर्म्स जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, इनसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है मोलरिटी एंड मोललिटी। अब क्या होता है, मोस्टली आपको पता है, जब हमने अभी क्वेश्चंस किए थे मोल कंसेप्ट में, तो हमें अगर मास गिवन है तो हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मोल्स में। तो ज़्यादा अच्छा आना है कि हम मिक्सचर में डायरेक्ट क्या बता दे, मोल्स ही बता दे, ताकि कन्वर्जन ही ना करना पड़े। जैसे 2m NaOH, कैसे रीड करेंगे इसको, 1000 ml 1 लीटर कह सकते हो, 1000 ml सॉल्यूशन कंटेंट्स 2 mol NaOH। (1000 ml solution contains 2 mol NaOH। यानी ये 1000 ml में मोल्स बता रहा है कि पर 1000 ml कितने मोल्स होंगे, और मोल्स पता है तो एक तरह से मास पता निकाल सकते हो। इसका 2 मोल का मास कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। तो एक तरह से ये कौन सा रिलेशन हुआ, मास बाय वॉल्यूम रिलेशन हुआ। ये भी मास बाय वॉल्यूम रिलेशन है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, बहुतों को ऐसा लगता है 2m NaOH लिखा हुआ है मतलब हमारे पास 2 मोल है, ये नहीं कहा, ये 2m मोलरिटी है। मोल्स कितने होंगे ये इस पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास सॉल्यूशन कितना है। अगर 1 लीटर है तो 2 मोल्स, 2 लीटर है तो 4 मोल्स, हाफ लीटर है तो 1 मोल, वही यूनिटरी आपको लगानी पड़ेगी। अगेन यहाँ से आपको सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, ये मास बाय वॉल्यूम रिलेशन है। सॉल्वेंट का मास नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, डेंसिटी पता होनी चाहिए। हाँ, डेंसिटी पता है तो फिर वही इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, सॉल्यूट का मास पता है, डिफरेंस निकाल लो तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो पर ml यानी पर 1000 ml सॉल्यूट के हमें क्या बता रहा है, मोल्स। यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं एक फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, मोलरिटी कैसे निकालते हैं। वैसे तो पर लीटर जो मोल्स है वही मोलरिटी है, ऐसे भी आपको याद रखना। अगर मैं कह दूँ 1 लीटर में 5 मोल्स है तो मोलरिटी क्या होगी, 5। तो पर लीटर कितने मोल्स है, आप चाहो तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, या नंबर ऑफ मोल्स। अगर ml में वॉल्यूम है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 यहाँ चला जाएगा। तो अगर यहाँ ml में है तो यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन बहुत बार ये फॉर्मूला हम उल्टा यूज़ करते हैं। उल्टा कैसे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं अगर हमें मोलरिटी पता हो तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, जो कि आप जनरली लिखते हो m इंटू वी, राइट। यहीं पर मैं एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। जैसे ग्राम मिलीग्राम होता है, उसी तरह से मिलीमोल्स क्या हो गए, यानी वॉल्यूम अगर यहाँ ml में है, यहाँ पर वॉल्यूम लीटर में, अगर ml में है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिलीमोल्स। अगर x मोल है तो मिलीमोल्स तो और ज़्यादा होंगे।
जैसे 1 किलोग्राम है तो मिलीग्राम कितना होता है 1000, सॉरी 1 ग्राम में मिलीग्राम कितने होते हैं 1000। तो उसी तरह से यहाँ पर आप मिलीमोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूले हैं जो कि रिलेट किए जा सकते हैं यहाँ से। तो अच्छी खासी ये टर्म यूज़ होती। मोलरिटी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर कितने मोल्स है। हाँ, अब यहाँ पर आप ये सोचो कि मोलरिटी से हम और कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स निकाल सकते हैं बिना डेंसिटी के। अगर डेंसिटी नहीं गिवन है तब भी आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया ये कौन सा रिलेशन हुआ, मास बाय वॉल्यूम। तो हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज W/V, परसेंटेज W/V निकाल सकते हैं। और इसके अलावा ग्राम पर लीटर कैसे निकालोगे। 1000 ml में 80 ग्राम, तो 100 ml में कितना होगा 80 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 यानी 8%, 8 आंसर आ गया। ग्राम पर लीटर में क्या होगा, एक तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो 8 का 80 या सीधा 1000 ml में जितने ग्राम है यानी 80 डिवाइडेड बाय 1000 ml इंटू वही 80 ग्राम पर। हाँ, लेकिन परसेंटेज W/W निकालना है तो आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए, तभी आप परसेंटेज W/W फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मोलरिटी क्या होती है वो मैंने आपको बताया। मोलरिटी क्या होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, मोलरिटी जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट और ऐड कर दूं, कहीं कहीं मोलरिटी के साथ एक और वर्ड यूज होता है फॉर्मेलिटी। मोलरिटी और फॉर्मेलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, आप सबको पता है। कुछ जगह पर हम वर्ड यूज करते हैं मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए मॉलिक्यूल, और कुछ जगह हम टर्म यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट, वहाँ पर हम मॉलिक्यूल वर्ड यूज नहीं करते। तो जहाँ पर आप मॉलिक्यूल वर्ड यूज नहीं कर रहे हो वहाँ पर वर्ड क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी, अदरवाइज मोलरिटी। खैर ये अलग बात है कि हम फॉर्मेलिटी कभी बोलते ही नहीं है, वो फॉर्मेलिटी रह गया। हम हर जगह चाहे NaCl हो उसके लिए भी वर्ड मोलरिटी ही बोल देते हैं। हाँ, बट NaCl के लिए सही में वर्ड क्या होना चाहिए, मोलरिटी की जगह फॉर्मेलिटी वर्ड यूज़ करना चाहिए। जितने भी आयनिक कंपाउंड उन सब के लिए हमें फॉर्मेलिटी वर्ड यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम उनके लिए भी क्या यूज़ करते हैं, मोलरिटी। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट, मोलरिटी। यस, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करते हैं। 2mNaOH, 2mNaOH, इसका क्या मतलब। अब यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, 1000 ग्राम सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट कंटेंस 20 ग्राम NaOH, यानी 1000 ग्राम अगर सॉल्वेंट है तो NaOH कितने ग्राम है, 20 ग्राम है। ये नहीं कह रहा कि 1000 ग्राम सॉल्यूशन है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सॉल्यूशन जो होगा, अगर ये 20 ग्राम है तो सॉल्वेंट 1000 ग्राम है, तो जो सॉल्यूशन का मास होगा वो कितने ग्राम होगा, 1000, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेंस 2 मोल्स। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 2mNaOH, 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेंट 2 मोल्स, यानी पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट के क्या बता रहा है, मोल्स बता रहा है। नाउ यहाँ पर इसके 2 मोल्स है तो कितने ग्राम हो गया, 80 ग्राम NaOH हो गया। अब सॉल्यूट का मास भी पता है और सॉल्वेंट का मास भी पता है, तो यहाँ से आप सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हो, वो कितना हो जाएगा, 1080 ग्राम। यानी आपको अगर NaOH के 2 मोल चाहिए तो 1000 ग्राम सॉल्यूशन नहीं यूज़ करना पड़े, सॉल्यूशन का जो मास यूज़ करना होगा वो 1080 ग्राम होगा। अगर आपने 1000 ग्राम ही सॉल्यूशन यूज़ किया है तो सॉल्यूट के NaOH के 2 मोल्स नहीं, मोल्स जो होंगे वो उससे कम होंगे। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि NaOH के 2 मोल्स हो तो सॉल्यूशन का मास 1080 ग्राम होना चाहिए।
जल्दबाजी में क्या होता है, यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन बोलते हैं, यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पर मिस्टेक होती है। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पर क्या है, ये सॉल्वेंट है, राइट। तो ये सॉल्वेंट से रिलेट कर रहा है इसको। हाँ, ये कौन सा रिलेशन हुआ, ये भी मास है, ये भी मोल्स पता है, मतलब मास पता है, तो ये भी एक तरह से मास बाई मास रिलेशनशिप ही है। ये भी एक तरह से मास बाई मास रिलेशनशिप है, यानी बिना डेंसिटी के आप इससे क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मास बाय मास, W/W और ppm। बिना डेंसिटी के आप ये दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे कर सकता हूँ, तो सॉल्वेंट का मास था, सॉल्यूट का मास है, पहला काम आप क्या करोगे, यहाँ पर सॉल्यूशन का मास निकालोगे। सॉल्यूशन का मास पहले निकालना होगा। अब आपको वापस से यूनिटरी लगानी है, बहुत आसान है, डायरेक्ट परसेंट। 1080 ग्राम में 80 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना होगा, ये जो भी आंसर आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 10। ppm में निकालना है, 1080 ग्राम में 80 ग्राम, तो 10⁶। निकाल सकते हो, चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो मोलरिटी का। मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय अगर ये ग्राम में है तो 1000, या अदरवाइज किलोग्राम में भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप चाहो तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। बी केयरफुल, यहाँ सॉल्यूशन का मास नहीं है, ये किसका मास है, सॉल्वेंट का मास है, ये सॉल्वेंट का मास है। हाँ, लेकिन यहाँ से हम केवल ये भी मास बाय मास है, तो यही फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये मोलरिटी से हम क्या फाइंड आउट कर लें, मोलरिटी स्मॉल m से कैपिटल M, तो ये मास बाय मास रिलेशन है, ये मास बाय वॉल्यूम रिलेशन है। हमें क्या पता होनी चाहिए, डेंसिटी पता होनी चाहिए। बिना डेंसिटी के हम नहीं कर सकते, बिना डेंसिटी के नहीं किया जा सकता है, तो डेंसिटी पता होनी चाहिए। अब आप सोचो डेंसिटी गिवन है तो क्या करने वाले हो। होता है क्या है, जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुतों को ऐसा लगता है कि मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी डायरेक्ट अपीयर नहीं होगी, आपको स्टेप्स सोचनी होगी कि मोलरिटी से मोलरिटी निकालना है तो क्या करना होगा। जैसे इसी क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 2m NaOH दे रखा है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए, आपको कहा जा रहा है इसकी मोलरिटी निकालो, तो सबसे पहला काम आपको ये लाइन लिखनी होगी, ये लाइन आपको यहाँ लिखनी होगी। अब आपने ये लाइन यहाँ लिख ली, 1000 ग्राम सॉल्यूशन कंटेंस 2 मोल NaOH, ये लाइन लिख दी। अब आपको मोलरिटी निकालनी, तो आप सोचो मोलरिटी में हमें क्या चाहिए, सॉल्यूट का के मोल्स और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जबकि यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं आया है। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो क्वेश्चन में आपको डेंसिटी गिवन है, लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, तो आपको पहला फिर नेक्स्ट जॉब आपको सॉल्यूशन का क्या निकालना होगा, मास। अब अगर आपको सॉल्यूशन का मास पता चल गया, ये मास ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये गिवन होगी तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम जैसे ही आ गया तो फिर से आप क्या लगा सकते हो, यूनिटरी लगा सकते हो। करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा। देन लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर हम आ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 0.2 मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज इन वाटर। तो बड़ा सिंपल सा, ये इसी से समझ में आ रहा है। 1 मोल सॉल्यूशन कंटेंस, मोल फ्रैक्शन है तो इसीलिए 1 मोल लिया, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन कंटेंस 0.2 मोल ग्लूकोज।
1 मोल अगर सॉल्यूशन है तो ग्लूकोज के कितने मोल्स होंगे 0.2, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास राइट नाउ ग्लूकोज के 0.2 मोल्स है। अगर 1 मोल सॉल्यूशन है तो ग्लूकोज के कितने होंगे 0.2, और बाकी के किसके मोल्स होंगे, तो कह सकते हो कि बाकी के बचे हुए मोल्स किसके होंगे, वाटर के होंगे, मोल्स ऑफ वाटर, वो कितने हो जाएंगे, इसके 0.2 है, टोटल 1 है तो 0.8। यानी यहाँ पर आपको मोल्स की टर्म में सॉल्यूट की अमाउंट भी मोल्स में पता चलेगी, सॉल्वेंट की अमाउंट भी मोल्स में। मोल्स पता है मतलब एक तरह से मास पता है, इसका भी मास निकाल सकते हो ग्लूकोज का, और इसका भी मास निकाल सकते हो। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, तो मोल से हम मास निकाल सकते हैं, तो इसका भी मास पता है, इसका भी मास हमें पता चल जाएगा। यानी ये भी एक तरह से कौन सा रिलेशन हुआ, मास बाय मास रिलेशन। यानी बिना डेंसिटी के आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो, बिना डेंसिटी के हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले कह सकते हो परसेंटेज W/W, ppm और मोलैलिटी। कैसे निकालेंगे वो बता देता हूँ। तो पहले तो आप इन दोनों का क्या निकालो, मास। 0.2 मोल ग्लूकोज, ग्लूकोज के 0.2 मोल्स, ग्लूकोज का 180, तो ये कितना हो गया 36 ग्राम। 0.8 मास ऑफ वाटर, 0.8 इंटू 18, 14.4 ग्राम, यानी पानी कितना है 14.4 ग्राम। हाँ, यहाँ पर अब आपको इसमें नहीं उलझना है कि सॉल्यूट कौन सा है सॉल्वेंट कौन सा है, उसमें हम नहीं उलझे, बस मैं ये कहता हूँ परसेंटेज W/W ग्लूकोज का निकाल रहा हूँ, यानी हम यहाँ पर ग्लूकोज को सॉल्यूट मान रहे हैं। आप चाहो तो बदल सकते हो, वो आंसर अलग होगा। ग्लूकोज को सॉल्यूट मान के निकालोगे तो आंसर अलग होगा, वाटर को सॉल्यूट मानोगे तो आंसर कुछ और होगा। अब आपको केवल यूनिटरी लगानी है। हाँ, उसके लिए सॉल्यूट का मास है, ये सॉल्वेंट का टोटल मास करना होगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, दोनों का सम 36 प्लस 14.4 50.4। अब यूनिटरी लगानी, आपके पास सॉल्यूशन का मास भी है, आपके पास सॉल्यूट का मास भी है, आपके पास सॉल्वेंट का मास भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 ग्राम में निकालना है, तो 36 ग्राम कितने में 50.4 में, तो 100 में कितना होगा इंटू 100। यहाँ पर क्या करना होगा 50.4 ग्राम में 36, तो 10⁻⁶ में कितना होगा। मोलैलिटी के केस में मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट के कितने मोल्स है 0.2 मोल्स, सॉल्वेंट का मास कितना है 14.4 ग्राम इंटू 1000। हाँ, लेकिन यही अगर मुझे मोलरिटी निकालनी है तो इस मास को किस में कन्वर्ट करना होगा, वॉल्यूम में। उसके लिए मुझे क्या पता होनी चाहिए, डेंसिटी पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, ऐसा नहीं। एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी, वो ये वर्ड आपने सुना होगा, लेकिन वो अभी हम यहाँ डिफाइन नहीं कर रहे हैं। उसके लिए पहले और भी बहुत कुछ हमें समझना पड़ेगा। तो अभी नॉर्मेलिटी को भूल जाओ, हम कहीं पर भी अभी उसको यूज़ नहीं करने वाले। अगर आप किसी बुक में देखते हो तो वो अभी हमने नहीं पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अभी आपको सॉल्व नहीं करने। जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने बताई है उन्हीं पर आपको केवल अभी फोकस करना है, राइट। तो कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई, अगर हम इसको देखें, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, थर्ड परसेंटेज V/V, ग्राम पर लीटर, ppm, मोलरिटी, मोललिटी और मोल फ्रैक्शन। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ। तो पहली चीज़, अब कोई सी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर आपको दे रखी है, कोई सी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको दे रखी, तो आपका पहला काम ये क्या होगा, उसे रीड करना। हर जगह मैंने रीड किया है, 2 MnOH ऐसे रीड करना है, 0.2 मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज आपको इस तरह से रीड करना है। तो सबसे पहला काम आपको उसको रीड करना होगा। और रीड करने के बाद अगर आप थोड़ा सा सोचो तो ये कुछ नहीं है, हो क्या रहा है यहाँ पर, मैं इसको समझाऊँ आपको। तो 6-7 टर्म्स है जिसको आप आपस में कनेक्ट कर करके नई नई टर्म्स निकाल रहे हो। जैसे सॉल्यूट, इस सॉल्यूट कोई सा भी, उसके 3 टर्म्स डिफाइन कर सकते, सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूट का वॉल्यूम। ये 3 ही टर्म्स डिफाइन होगी, अमाउंट को या तो मोल्स या मास या वॉल्यूम। उसी तरह से सॉल्वेंट की भी मैं मास बात करूं तो सॉल्वेंट के मोल्स, चलो इसको स्मॉल लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर सॉल्वेंट का मास ये सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का वॉल्यूम।
और एक और सॉल्यूशन के केस में भी टोटल मोल्स लिख देता हूँ, एंड टोटल लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप कर क्या रहे हो, यहां से कोई एक टर्म ले रहे हो और यहां से कोई टर्म लेके इनको आपस में रिलेट करो। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां से हमने मोल्स लिए, यहां से हमने वॉल्यूम लिया, मोल्स और वॉल्यूम इनको रिलेट करोगे तो क्या बन जाएगी, मोलरिटी। सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। मोल्स और मास को रिलेट करोगे, मास किसका, लेकिन सॉल्वेंट का, तो क्या बन जाएगी, मोलरिटी, स्मॉल m। और अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का भी मास, इन दोनों को यूज करोगे तो परसेंटेज W/dW भी कह सकते हो, ppm भी कह सकते हो। सॉल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट के मोल्स, इनको कनेक्ट करोगे तो ये क्या बन गया, मोल फ्रैक्शन। यानी हो क्या रहा है, आप अलग अलग इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे हो, कभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे हो, कभी आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे हो, इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम, परसेंटेज V/V। अब आप सोचो ये टर्म्स फाइंड आउट करने में आपको कोई एफर्ट नहीं लगानी, बहुत आसान। मोल्स पता है तो मास पता है, मोल्स पता है तो मास पता होगा, या मास पता तो ये तो हमें पता ही। हाँ, यहाँ पर जरूर कह सकते हो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता और मास निकालना है तो किसकी जरूरत पड़नी चाहिए, डेंसिटी की। अच्छा, एक चीज यहाँ पर याद रखना, वो मैं आपको बता दूं, जब दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, तो मिक्सअप करने से पहले सॉल्यूट की अपनी डेंसिटी होगी, मिक्सअप करने से पहले सॉल्वेंट की अपनी डेंसिटी होगी, और मिक्सअप करने के बाद सॉल्यूशन की अपनी डेंसिटी होगी। मिक्सअप करने के बाद उसके अंदर सॉल्यूट की डेंसिटी का कोई मीनिंग नहीं है। मिक्सअप करने के बाद केवल किसकी डेंसिटी आएगी, सॉल्यूशन की। मिक्सअप करने से पहले सॉल्यूट की अलग डेंसिटी होगी, मिक्सअप करने से पहले सॉल्वेंट की अलग होगी, और मिक्सअप करने के बाद सॉल्यूशन की। तो आपको ये भी चेक करना होगा कि आपको किसकी डेंसिटी गिवन है। अगर इसके मास से इसका वॉल्यूम निकालना है तो ये प्योर सब्सटेंस है तो उसकी डेंसिटी अलग होगी, ये डेंसिटी अलग होगी, और ये डेंसिटी जो है वो अलग होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, चलिए उसको करते हैं। बड़ा ही आसान सा ही है, कुछ खास नहीं। करिए, कोशिश करिए।
ये सॉल्यूशन हैज़ डेंसिटी, यानी ये डेंसिटी भी जो मैंने दे रखी है वो किसकी दे रखी है, सॉल्यूशन की ही दे रखी है। क्या करें यहाँ पर, तो डायरेक्ट इन पर नहीं आओगे, डायरेक्ट यहाँ पर आपको नहीं आना है। पहला काम आपको क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है उसको रीड करना है। रीड किसको करना है, 60 ग्राम पर लीटर NaOH। तो क्या मैंने कहा था आपको, सबसे पहली लाइन, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपकी पहली लाइन ये होनी चाहिए। अगर आपकी पहली लाइन ये नहीं है तो आप गलत कर रहे हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपकी पहली लाइन ये होनी चाहिए, 1000 ml सॉल्यूशन कंटेंट्स 60 ग्राम NaOH। एग्जैक्टली वही स्टेप्स लिखोगे जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपकी पहली लाइन होनी चाहिए। दूसरी लाइन, अब यहाँ पर आप क्या करो, पहले जो भी पैरामीटर्स आप निकाल सकते हो निकालो, जैसे सॉल्यूट के मोल, सॉल्वेंट के मोल, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, ये पैरामीटर्स आप फाइंड आउट करो। तो जैसे यहाँ पर हमें 1000 ml सॉल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी पता है, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 1500 ग्राम सॉल्यूशन। और इसके अंदर चाहो तो आप इसके मोल्स भी लिख सकते हो, 1.5 मोल्स। मोल्स भी पता है, मास भी पता है, सॉल्यूशन का मास भी पता है, और सॉल्यूशन का मास पता, तो यहाँ से मैं सॉल्वेंट का मास निकाल सकता हूँ। कितना हो जाएगा, 1500 माइनस 60, तो 1440 ग्राम। ये इंफॉर्मेशन आप सबसे पहले फाइंड आउट करिए। कोई सी भी कंसंट्रेशन टर्म दे रखी हो, डेंसिटी दे रखी हो, तो आप ये सब फाइंड आउट कर सकते हो। और जैसे ही आपको 1, 2, 3, 4, 5 और यहीं से आप क्या निकाल लो, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वो भी निकाल सकते हो। अगर जनरली वाटर सॉल्वेंट है तो 1440 डिवाइडेड बाय 18। अब आप इनमें से कोई भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। आपको केवल यूनिटरी लगानी है और कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको यूनिटरी लगानी है। चलिए मैं लगा के तो बताता हूँ आपको। 1500 ग्राम में कितने ग्राम है, 60 ग्राम, तो 100 में कितना होगा, आंसर सॉल्व कर लेना। दूसरा 1000 ml में कितने ग्राम है, 60 ग्राम, तो 100 ml में कितना होगा, ppm पता ही आपको, 10⁻6 ग्राम में, तो 1500 ग्राम में 60 ग्राम, तो 10⁻6 ग्राम में कितना होगा। बहुत सब कुछ आसान है। अगर ये आपने लिखा हुआ है, फिर आपको केवल यूनिटी लगानी है। गलती क्या होती है, हम ये तो लिखते नहीं है, पहले यहीं पर आ जाते हैं, नहीं कर सकते। पहला काम आपको ये सब लिखना होगा। मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, 1.5 मोल्स, ये 1.5 ही है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1000 ml इंटू 1000, 1.5। मोलरिटी की बात करें तो वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि कितना है, 1440 इंटू 1000, जो भी आंसर आ रहा है। एंड फाइनली मोल फ्रैक्शन, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के कितने मोल्स है, 1.5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स सॉल्यूट के 1.5 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये कितना हो जाएगा, ये मोल्स 1440/80। इसको फॉर्मूले में हम ऐसे लिख देते हैं, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये सॉल्यूट के मोल्स और ये सॉल्वेंट के मोल्स। ठीक है, बहुत आसान है। एक बार जो मैंने कहा है उनको याद करिए, पहले रीड करके, पहले आप रीड करिए और फिर वापस से रजिस्टर को बंद करके लिखिए, एक एक एग्जाम्पल लिखिए। कुछ भी हो, मैंने 40% NaOH लिया, आपको एग्जाम्पल लिखो, उसे रीड करो, वो लाइन आपको लिखनी है। फिर मोलरिटी के लिए भी एक लाइन लिखनी है। इस तरह से आप 1 बाय 1 करके करते जाओ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पर बहुत सारे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, बाय।